स्वागत है आप सभी का इस मनीष मस्त यूट्यूब चैनल पे। मैं आज बताऊंगा बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा, जिसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जो सारे क्वेश्चन गेस हैं, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिला उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिला उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो पढ़ेंगे सबसे पहले जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों की मरम्मत का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम का कहा जाता है। अथवा वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब सजीव वस्तुएं किसको कहेंगे? वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती है जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है, जैसे जंतु हो गया और पौधा। ये सारे जंतु और पौधे हैं, ये सभी सजीव के उदाहरण हैं। अब निर्जीव वस्तुएं किसको कहते हैं? वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता, जैसे चट्टान, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि। ये है चट्टान, ये निर्जीव है। ये मिट्टी, सॉइल, ये भी निर्जीव है। ये लकड़ी, ये भी निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं है, ये बेजान लोग हैं, निर्जीव है। अब आ गया सजीव और निर्जीव में अंतर, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये सजीव मनुष्य, मेढक, गुरैया, बाघ, ये सभी सजीव है। ये निर्जीव जैसे चेयर हो गया, घर हो गया, कार हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारे निर्जीव के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं हम लोग दोनों को बाइफरकेट करके, सजीव किसको कहेंगे और निर्जीव किसको कहेंगे। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव में पोषण की क्रिया होती है और निर्जीव में पोषण की क्रिया नहीं होती है। सभी सजीव श्वसन करते हैं, मतलब जो भी सजीव होंगे तो वो सांस लेंगे ही। निर्जीव श्वसन नहीं करते। जो निर्जीव प्राणी है, कुछ भी हो निर्जीव, वो सारा श्वसन का कार्य नहीं करेंगे। सजीव वृद्धि एवं विकास करते हैं, सजीव बढ़ता भी है। निर्जीव वृद्धि एवं विकास का कार्य नहीं करते हैं। सजीव संवेदनशील होते हैं, निर्जीव असंवेदनशील होते हैं। सजीव अपने समान जीव उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे प्रजनन क्रिया कहते हैं। निर्जीवों में प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, मतलब सजीव जो भी होंगे वो सारे बच्चा पैदा करेंगे, अंडा देंगे, बट निर्जीव में ऐसा गुण नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण किसको कहते हैं? जो भोजन ग्रहण करते हैं, पचे भोजन का अवशोषित करता है और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। अब है कि पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। अब पोषण के आधार पर जीव को कितना समूह बांटा गया है? 2 समूह बांटा गया है। पहला कौन है? स्वपोषी। स्वपोषी में अब क्या है कि विषमपोषी। अब विषमपोषी, इसके 3 प्रकार होते हैं। विषमपोषी के 3 प्रकार। पहला है मृतजीवी पोषण, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। परजीवी पोषण, जैसे गोलकृमि हो गया, मलेरिया हो गया, परजीवी हो गया।
प्राणी संपोषण अमीबा हो गया, मेढक हो गया और मनुष्य हो गया। ये इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। अब अगला है मृतजीवी पोषण, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। मृतजीवी पोषण, इशारा इस फिगर के माध्यम से ये दिखाया गया है। अब अगला है मृतजीवी पोषण, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये देखिए खूबसूरत लग रहा है देखने में। मृतजीवी पोषण जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सभी उदाहरण आपको दिखाए गए हैं मृतजीवी पोषण का। परजीवी पोषण जैसे गोलकृमि और मलेरिया, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण के उदाहरण है गोलकृमि, मलेरिया, परजीवी पोषण के उदाहरण है। प्राणी संपोषण जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया और मनुष्य, ये सारे प्राणी संपोषण। कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक और कहावत मेढक के बारे में आप शायद जानते होंगे तो ठीक, नहीं जानते होंगे। मेढक को आप सोने की दीवार पे भी बैठा दो, छलांग कहाँ लगाएगा? कीचड़ में जाके। ये प्राणी संपोषण के उदाहरण है अमीबा, मेढक, मनुष्य। ये देख लीजिए प्राणी संपोषण के उदाहरण। अब क्या है कि स्वपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण हरा पौधा, हरे पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। अब प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संरक्षित रूप से परिवर्तित कर देता है। यह आप लोगों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा तो मैं जूम कर देता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपको क्लियर दिखता होगा। ये प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की रोशनी, जब एक पौधा होता है तो सूर्य की रोशनी से सूर्य के प्रकाश से क्या लेता है? यहाँ सूर्य से प्रकाश लेता है, फिर ऑक्सीजन लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर के अपना प्रकाश संश्लेषण का क्रिया पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये कुछ उदाहरण है, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, ग्लूकोज, ये सारा है। ये सब भी याद करने की जरूरत है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों में पत्तियां की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है, जो नग्न आंखों से आपको कभी नहीं दिखेगा। हाँ, एक चीज में आपको दिख सकता है, जब पतझड़ का टाइम आता है और कोई कोई पत्ता, सब पत्ता नहीं, कोई कोई पत्ता में आपको दिखेगा कि जाली टाइप का हल्का 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 दिखता है। वो पूरा जब पत्ता गिर जाता है नीचे उसके बाद आपको थोड़ा सा दिखेगा। जैसे आप देखेंगे कभी कभी कि जैसे जल्ला लग जाता है ना, उसमें आपको दिखेगा ये। तो उसमें हमेशा हर पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको रंध्र बोलते हैं। वो खुली आंखों से आपको कभी नहीं दिखेगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इन छोटे छोटे छिद्र से गैसों का आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना। अब विषमपोषी क्या है भाई? विषमपोषी को एक फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। विषमपोषी वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, उसे विषमपोषी कहा जाता है। सबसे बढ़िया उदाहरण विषमपोषी का पता है कौन सा होगा? जब आपके बाल में जू हो, कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है जब हम लोग बाल को खुजलाते हैं और वो जू
कितना मजा आता होगा उसको आपका ब्लड पीने में। विषम पोषी के उदाहरण तो हो सकते हैं वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो वो जो जू है ना, वो आप पे निर्भर रहता है, अर्थात अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, वो बनाता नहीं है, वो आपके ब्लड से ही अपना भोजन लेता है, उसे विषम पोषी कहा जाता है। प्राणी संपोषण वे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के भीतर होता है, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। चलिए, अब मृतजीवी पोषण क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों तथा सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है। उदाहरण फफूंद और कवक। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती होगी, जैसे हो सकता है आपका घर जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, देखोगी ज़मीन फटता है, नीचे से एक क्या बोलते हैं उसको आप लोग, पता नहीं, मशरूम टाइप का निकलेगा। कुकुरमुत्ता भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, कुत्ता का मुत्ता, कुकुरमुत्ता, पता नहीं क्या होता है वो। आप उस टाइप से भी देखेंगे तो वो सब क्या है कि सड़े गले पदार्थ से ही वो पनपता है। अब अगला क्या है? परजीवी पोषण। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परंतु ये जीवों को मारकर अपना भोजन नहीं ग्रहण करते। ये जीव अंदर या बाहर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे परजीवी पोषण, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे जू और अमरबेल। जो भी हम बताए, अमरबेल भी वैसा ही है। अमरबेल एक ऐसा लत्ती होता है जिसको, अमरबेल का लत्ती आप देखे होंगे, पीला पीला होता है, मैं दिखाऊंगा आगे वो भी। उस लत्ती को आप किसी भी पेड़ के ऊपर से उठा के लेके आओ थोड़ा सा, और किसी दूसरे पेड़ पे डाल दो, देखो पूरा उस पेड़ को बर्बाद कर देगा अमरबेल। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। परजीवी पोषण, उदाहरण जू और अमरबेल। यही है अमरबेल। जू तो दिखाने की जरूरत है नहीं, वो तो आपके सर में होगा ही, खास करके महिलाओं के सर में जरूर होता है, पुरुष के सर में हो या ना हो, महिलाओं के सर में मैक्सिमम में होता ही है। ये है अमरबेल का लत्ती। ये देखिए आप, पीला पीला जो भी दिख रहा है ना लटका हुआ, ये सारा अमरबेल का लत्ती है। चलिए, अब हम लोग चलेंगे आगे। अब है अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। यह अनिश्चित आकार का होता है जो नदियों, तालाबों तथा झील में पाया जाता है। अब है अमीबा के पोषण। ये है अमीबा के पोषण। ये देख रहे हैं ना किस टाइप से साइकिल कैसे कैसे मूव कर रहा है। अमीबा का पोषण ऐसे होते हैं, यहाँ फूड बनता है। चलिए आगे। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा, तो आपको ये याद रखना है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी तरह सतह को ढके रहता है। ये भी पूछ सकता है आपसे। अब स्वपोषी और परपोषी पोषण में अंतर क्या है? स्वपोषी, परपोषी। इसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाता है। किसमें? स्वपोषी में। परपोषी में क्या? इसमें जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, भोजन प्राप्त करता है। अच्छा, स्वपोषी और परपोषी का मतलब? स्वपोषी, स्व मतलब क्या होता है? अपना, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। और पर मतलब क्या होता है? दूसरा। पोषी मतलब आहार, जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो, उसको परपोषी कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यह अन्य जीवों के शरीर या पदार्थ से भोजन लेकर होता है। यह मुख्यतः हरे पौधे, शैवाल व कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। और परपोषी क्या होता है? यह मनुष्यों, जानवरों, कवक व कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब अगला है, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? एक कोशिकीय जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब अमीबा
एक कोशिकीय अनिश्चित आकार वाला प्राणी संपोषी जीव है। हो सकता है आपसे पूछ दे अमीबा क्या होता है, तो अमीबा एक कोशिकीय अनिश्चित आकार, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आकार प्राणी संपोषी जीव होते हैं। अब अगला क्या है, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। कूटपादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के भोजन शैवाल के छोटे टुकड़े। अब ये शैवाल कहाँ पाया जाता है जी, जब कभी आप पानी में देखेंगे छोटा छोटा पत्ता होता है, वहीं पे शैवाल उसी को बोलते हैं। छोटा छोटा घास टाइप का होगा, हरा हरा, उसी को शैवाल बोलते हैं। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से। डाइटम, अन्य जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ से अमीबा का भोजन मिलता है। अब क्या है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण 3 चरण में पूर्ण होते हैं। पहला, अंतर्ग्रहण। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। अब पाचन क्या होता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाचन कैसे होता है, तो खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बहिष्करण, बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम, ये रहा पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये आ सकता है एक कोशिकीय जीव में। नाम ये आप याद रखेंगे, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन में एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी तरह को ढके रहता है। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग तथा अंग तंत्र होते हैं। जैसे मानव, मनुष्य में पोषण, पोषण के चरण। अब पोषण मानव में कैसे होगा, पहले जाएगा मुख गुहा में, फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में, उसके बाद कहाँ जाता है, क्षुद्रांत में, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, बृहद्रा में, उसके बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, जब भोजन को निकलना होता है बाहर तो स्टोर होके कहाँ रहता है, उसको बोलते हैं रेक्टम। मुख गुहा, भोजन को मुख गुहा में दांतों द्वारा दबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथि से निगलने वाला लार या लाला रस भोजन से पेशीय जीवा द्वारा मिलाया जाता है, जिसे भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमाकुचक गति द्वारा गमन करता है। अच्छा, जीव का काम क्या होता है, जीव का काम होता है टेस्ट चखना। और जब आप भोजन खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद जीव का काम है लारना, इधर से इधर, इधर से इधर करना, जीव का ही काम होता है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस या टाइलिन कहते हैं, या मंड को शर्करा में खंडित करता है। क्वेश्चन आ सकता है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस या टाइलिन कहा जाता है, जिसका काम क्या होता है, यह मंड को शर्करा में खंडित करता है। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ओरल कैविटी। अब क्या, मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जिसको पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि कहते हैं और सब लिंगुअल लार ग्रंथि कहते हैं। एक चीज याद रखना बेटा, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत कौन सी बड़ी चीज है, ये भी बदल सकती है। चलो, अमाशय मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या
इसोफेगस द्वारा क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन, पाचन एंजाइम, पेप्सिन तथा स्लेमा का स्रावन करती है। अब आकार की पेशीय संरचना है। तनुपट के नीचे कुछ बाईं और एक थैलेनुमा संरचना है। 1 से 3 लीटर आहार धारित भोजन पाचन को रोक कर रखता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आमाशय में भोजन कितना देर तक रुकता है? लगभग 3 से 4 घंटा। इसमें जठर रस मतलब HCl भी पीछे बताया ना, पेप्सिन, रेनिन, स्लेमा होती है। अब पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। स्लेमा क्या करता है? आमाशय की दीवार पर रक्षात्मक आवरण बनाती है। आमाशय में 2 अवरोधनी पाई जाती है। पहला को क्या कहते हैं? जठरागम अवरोधनी। ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है। अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकने का कार्य करती है। दूसरा है जठराग्नि अवरोधनी। आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। छोटी आंत में भोजन निकास का नियंत्रण का कार्य करती है। छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होती है। इसमें 2 ग्रंथियों द्वारा रस आता है। पहला यकृत द्वारा, दूसरा अग्नाशय द्वारा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग लगभग 7 मीटर। बड़ी आंत जिसको बृहदांत्र कहते हैं। कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करती है। इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, केवल जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अपचित भोजन मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब बेटा अभी क्या है ना, कुछ देर पहले हम बताए थे आपको, मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।